हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकु चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारा एक वीक रहता है बीच में, उससे अगले वीक में हमारी जो एस्टेट की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएगी दोस्तों। पीआरटी की, टीजीटी और पीजीटी की दोस्तों। तो कैसी है आप सभी की तैयारी? आई होप आप सभी ने अपनी तैयारी अच्छी कर रखी होगी दोस्तों। अगर किसी का सिलेबस पूरा हो चुका है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मॉक दें। ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं और ऑफलाइन भी बुक्स वगैरह आती हैं जो आप वहाँ से भी खरीद कर उसको अपने मॉक लगा सकते हैं और अपना जो स्कोर है दोस्तों उसको टेस्ट कर सकते हैं कि कितना स्कोर ले रहे हैं दोस्तों। अगर आपका 100+ आ रहा है तो दोस्तों आपका आई होप आप सभी का तैयारी आप सभी की कैसी है, अच्छी चल रही है और आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं दोस्तों जिनका एस्टेट भी है और सीटेट भी है, तो उससे अगले वीक में क्या हमारा सीटेट है दोस्तों। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पीएसटेट भी है दोस्तों, यानी कि पंजाब वाला भी है जो जो 1 तारीख से शुरू है। तो आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी हो रही है दोस्तों। तो अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, मॉक दें दोस्तों, या फिर प्रीवियस क्वेश्चनों को क्या करें, उनका भी मॉक लगाएं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, आपको बताना है वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि। क्या कहा दोस्तों उसने कहा कि जो वर्तमान में जो शिक्षा है वो व्यक्ति को जीवन से किस प्रकार से अलग करती है और क्यों करती है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। क्या पूछा दोस्तों ने, क्या कहा उसने, क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। सेकंड हमारा यह व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है। ऐसा भी नहीं है दोस्तों, यह व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है। या फिर यह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। तो दोस्तों यहाँ फोर्थ ऑप्शन है जो थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ आ जाएगा यह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। तो क्या आंसर होगा दोस्तों हमारा? तो दोस्तों वो आंसर हो जाएगा हमारा, यह जीवन का समग्र भाग नहीं है दोस्तों। क्या कहा उसने, वर्तमान शिक्षा जो व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि यह क्या हमारे जीवन का समग्र भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, शिक्षक की संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। क्या पूछा उसने, शिक्षक की संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। दोस्तों कैसी निभानी चाहिए? दार्शनिक की, मित्र की, कार्य सहभागी की, या फिर अनुदेशक की। शिक्षक की संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, तो क्या निभाना चाहिए दोस्तों? दार्शनिक की मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, या फिर मित्र की निभानी चाहिए, या फिर कार्य सहभागी की निभानी चाहिए, या फिर अनुदेशक की। तो किसकी निभानी चाहिए दोस्तों? वो हमारी निभानी चाहिए कार्य सहभागी की दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकृत सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है। क्या कहा उसने कि एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकृत सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है। कौन सा वो स्रोत है जिससे हमें क्या होती है, आधुनिकृत सूचना प्राप्त होती है दोस्तों? विश्वकोश है, या फिर इंटरनेट है, या फिर नवीनतम अकादमिक पत्रिकाएं हैं, या फिर दोस्तों क्या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। कहाँ से प्राप्त होती है? तो कहाँ से होती है दोस्तों? वो होती है हमें नवीनतम अकादमिक पत्रिकाएं से हमें क्या होती है, आधुनिकृत सूचना की स्रोत है जो हमें वो वहाँ से प्राप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अपनी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है। अपनी नहीं दोस्तों, यहाँ आएगा आपकी आएगा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, आप उनका ध्यान पुनर्केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे दोस्तों? तो कौन सा उपाय करेंगे? छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाएंगे, या फिर थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करेंगे दोस्तों, या फिर बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहेंगे, या फिर कक्षा को खेल के लिए भेज देंगे दोस्तों। क्या आपकी कक्षा के अंदर अगर कुछ छात्रों का ध्यान है जो पढ़ने से हट गया है, इधर उधर हो गया है, तो आप उनका ध्यान पुनर्केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे दोस्तों? तो क्या कराएंगे आप? छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाएंगे दोस्तों। क्या कराएंगे? छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए दोस्तों बच्चों से? विद्यालय भवन के बारे में बात करनी चाहिए,
या फिर क्या विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में बात करनी चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक के बारे में बात करनी चाहिए, या फिर अपने एवं छात्रों के बारे में बात करनी चाहिए दोस्तों। जब प्रथम बार क्या होता है, कोई अध्यापक कक्षा या कक्ष के अंदर प्रवेश करता है तो उसे किस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए दोस्तों, तो उसको अपने और अपने छात्रों के बारे में बात करनी चाहिए दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है, कौन सी दोस्तों, जो महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई थी जो शिक्षा की प्रणाली है वो जानी जाती है बुनियादी शिक्षा प्रणाली के नाम से जानी जाती है, या फिर व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली के नाम से जानी जाती है, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के, या फिर हस्तकला शिक्षा प्रणाली। तो दोस्तों कौन सी प्रणाली के नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है बुनियादी शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अध्यापक का कौन सा कार्य है जो उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता। क्या पूछा दोस्तों उसने कि अध्यापक का कौन सा कार्य है जो उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता, कुछ भी सीखने में मदद नहीं करता दोस्तों। बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, या फिर बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, या फिर बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, या फिर बच्चों को निर्भय बनाना दोस्तों। तो कौन सा मदद नहीं करता, तो कौन सा दोस्तों, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, ये हमारा क्या है, ये अधिगम वातावरण बनाने में मददगार नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता। क्या पूछा दोस्तों उसने कि निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता। अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम, या फिर अध्यापक का पक्षपात पूर्ण व्यवहार, या फिर बहुत अधिक गृह कार्य, या फिर बहुत अधिक छुट्टियां दोस्तों। तो कौन सा जो छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता दोस्तों, तो वो क्या आता है, वो बहुत अधिक छुट्टियां होती हैं। जो अगर अध्यापक ज़्यादा छुट्टियां लेगा तो क्या होगा दोस्तों, बच्चे सीख नहीं पाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जब अध्यापक एक छात्रा को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। क्या पूछा दोस्तों उसने पूछा है कि जब कोई अध्यापक है एक छात्रा को, क्या छात्रा नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ छात्रा आएगा, को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। क्या उपयोग कर रहा होता है दोस्तों, तत्परता का नियम कर रहा होता है, या फिर अभ्यास के नियम का प्रयोग करता है, या फिर प्रभाव के नियम का करता है, या फिर मानसिक तत्परता के नियम का उपयोग करता है दोस्तों। तो किसका उपयोग करता है, जो अध्यापक एक छात्र को उसकी सफलताओं का एहसास कराता है तो किस प्रकार का उपयोग कर रहा होता है दोस्तों, तो वह प्रभाव के नियम का प्रयोग करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए कैसा, अध्यापक, बालक, पाठ्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। शिक्षा का केंद्र कौन होना चाहिए दोस्तों, तो कौन होना चाहिए दोस्तों, शिक्षा के अंदर बालक होना चाहिए दोस्तों। शिक्षा कौन ग्रहण करता है दोस्तों, बालक करता है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी है दोस्तों जो झूठ बोलता है तो आप उसको क्या करेंगे, उसको उस झूठ से, उसकी झूठ को छुड़वाने के लिए, उसको सच बोलने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। झूठ ना बोलने के लिए कहेंगे, या फिर उसे सजा देंगे, या फिर उसकी उपेक्षा करेंगे दोस्तों, या फिर उसे विश्वास में लेंगे एवं परामर्श देंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, उसे क्या करेंगे, विश्वास में लेंगे एवं परामर्श देंगे, यानी कि क्या, उसको क्या करेंगे, उसको समझाएंगे, अपने पक्ष में करेंगे, और अपने पक्ष में आने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, उस बच्चे से प्यार से बात करेंगे और उसे अच्छा परामर्श देंगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है। किसके लिए दोस्तों, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है योग्यता के आधार पर समूह बनाना, या फिर दोहरी कक्षानति करना, या फिर दोस्तों कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, या फिर विद्यालय विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना दोस्तों। किसके लिए पूछा उसने, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान क्या है दोस्तों, तो वो बताना आपने क्या है।
तो क्या है दोस्तों, वो हमारा कार्यक्रम को समृद्ध बनाना दोस्तों। किसको? कार्यक्रम को समृद्ध बनाना ही क्या है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या पूछा दोस्तों उसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादक प्रतिशत होना चाहिए। क्या कहा दोस्तों उसने? कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी उसके अनुसार शिक्षा के ऊपर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 6% होना चाहिए, 10% होना चाहिए, या फिर 4% होना चाहिए, या फिर 3% होना चाहिए दोस्तों? बताइए कितना होना चाहिए? तो दोस्तों होना चाहिए हमारा कितना? 6% होना चाहिए। किसके ऊपर? शिक्षा नीति आई थी जो 1986 के अनुसार क्या है, जो शिक्षा के ऊपर है, जो कुल निवेश या राष्ट्रीय उत्पाद का जो प्रतिशत है वो दोस्तों कितना होना चाहिए? वो 6% होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है। एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उसने क्या कहा दोस्तों? दोबारा से पढ़ते हैं। स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है। क्या कहा उसने? कि जो स्कूल के जो कमजोर बच्चे होते हैं उसके लिए जो आयोजित अतिरिक्त कक्षाएं होती हैं दोस्तों, उसमें क्या उसको कुछ आप आवंटित करते हैं, उसको क्या सिखाते हैं? एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मतलब उस बच्चे को, कमजोर बच्चे को उच्च बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे दोस्तों? प्रतिवाद करेंगे और कक्षा नहीं देंगे, या फिर निर्णय के पुनर्विचारों का आग्रह करेंगे दोस्तों, या फिर क्या विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे समय तैयारी करें, या फिर कहेंगे इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों क्या होता है कि एक कक्षा के अंदर कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्या इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं दोस्तों। तो अध्यापक क्या करता है? उन सभी को एक साथ लेकर चलता है। ऐसा नहीं है कि जो कमजोर बच्चा है उसको अध्यापक है जो पीछे छोड़ देगा, या जो उच्च प्रकार की जो शिक्षा है दोस्तों, मतलब जो इंटेलिजेंट है उनको आगे लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरी क्लास को क्या करेंगे? एक साथ लेकर चलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि इससे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे दोस्तों। उन बच्चों को क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे और उनको अच्छी शिक्षा देंगे, उनको समझाएंगे, और उनको जो मानसिक रूप से कमजोर बच्चे हैं दोस्तों उनको वो शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। सबसे पहला है सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विद्या है। क्या है? कुशल विद्या है। या फिर विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है दोस्तों। क्या कहा उसने? अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में। तो दोस्तों क्या पहला क्या है? सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधि है। ये तो नहीं होगा। सेकंड है विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करेंगे, और ये तो क्या करेंगे? यह प्रभावशाली प्रणाली है दोस्तों। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, केवल बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या है कि एक शिक्षण कार्य को जो प्रारंभ करने से पहले जो शिक्षक को क्या करेगा दोस्तों? छात्रों को खड़ा करना चाहिए। ये तो नहीं होगा दोस्तों। सेकंड है छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, हो सकता है श्याम पट को साफ कराना, या फिर है छात्रों को चुप रहने के लिए कहना दोस्तों। तो आपको दिख ही रहा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? श्याम पट को साफ कराना भी नहीं होगा, छात्रों को चुप रहने के लिए कहना भी नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों? छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए दोस्तों। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सेकंड दोस्तों। शिक्षक करते समय शिक्षण आएगा दोस्तों यहाँ। शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है, इसको दोस्तों थोड़ा ठीक कर लो, कुछ वर्ड है जो थोड़ा मिस्टेक है, तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। शिक्षण करते समय आपको लगे कि कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे और दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? उसको बीच में छोड़ देंगे और नया टॉपिक शुरू कर देंगे दोस्तों। या फिर छात्रों से कहेंगे गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे, या फिर छात्रों का उसे ध्यान हटा देंगे, या फिर छात्रों को डांट पिलाएंगे दोस्तों।
इसका आंसर दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ जो हमने अभी अभी किया है। तो क्या होगा, छात्रों को कहेंगे कि गलती हुई है उसे ठीक कर देंगे दोस्तों। जैसे कि हमारे 1-2 वर्डों की मिस्टेक हुई थी, हमने ठीक कर दी है। तो यही पद्धति है दोस्तों, ये इसी के बारे में बात हो रही थी। तो इसका आंसर हमारी इसी में छुपा हुआ था। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सलीम संगीत में निष्णात है दोस्तों। क्या करता है सलीम, क्या है, संगीत में अच्छा है परंतु गणित में अच्छा नहीं है दोस्तों। तो गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम को क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे कि संगीत का कोई विषय नहीं है, नहीं बिल्कुल ऐसी तो कोई बात नहीं है दोस्तों। या फिर उसे कहेंगे संगीत छोड़कर गणित की पढ़ाई को कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर उसकी रुचि संगीत के अंदर है तो दोस्तों गणित में नहीं है तो हम उसका संगीत कैसे छुड़वा सकते हैं? या फिर उससे अभिभावकों को बुलाकर बात करेंगे, उसके माता पिता को बुलाकर बात करेंगे दोस्तों। या फिर उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय अवधारणा समझाएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों उसका आंसर होगा कि उसे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय अवधारणा समझाएंगे दोस्तों। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि, क्या कहा दोस्तों उसने? प्रतिभावान बालक होते हैं जो, उनकी पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, या फिर अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, या फिर अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है, या फिर इनमें उपरोक्त में से सही भी दोस्तों, सही दोस्तों। तो किस प्रकार से पहचान नहीं की जा सकती दोस्तों? अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, ये तो सही है। या अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, ये भी सही है। अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है, तो दोस्तों ये भी है। तो क्या हो जाएंगे हमारे? तीनों आंसर हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन हमारा, एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या है दोस्तों को एक लंबा भाषण देते हुए या फिर कक्षा में कुछ कोई टॉपिक है जो बहुत ही मतलब लंबा टॉपिक है, तो उसको व्याख्यान उसको पढ़ाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों? बीच में विराम देना चाहिए, या फिर लगातार बोलना चाहिए, या फिर बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, या फिर अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए दोस्तों? तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा, उसे क्या करना चाहिए? बीच में प्रश्न पूछना चाहिए। अगर कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो दोस्तों क्या करना चाहिए अध्यापक को? बच्चों को उस टॉपिक के बारे में बीच बीच में क्वेश्चन करने चाहिए, ताकि जिससे क्या हो, बच्चों को टॉपिक अच्छे से समझ आ सके दोस्तों। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन दोस्तों। आप इन 20 क्वेश्चन के अंदर दोस्तों अपनी ना CDP की तैयारी जांच सकते हो कि 20 क्वेश्चन में हमारा टोटल स्कोर कितना आ रहा है दोस्तों। इससे क्या होगा, इसको थोड़ा सा आपको ये होगा कि भाई हाँ हमारी तैयारी है, उसका लेवल पता लगेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की हो रही है। अगर आपका स्कोर 15 प्लस आ रहा है तो दोस्तों क्या आपकी तैयारी बेहतरीन है, अच्छी है। और अगर आपका स्कोर थोड़ा 15 से कम आ रहा है तो दोस्तों मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपका स्कोर 10 आ रहा है या फिर 10 से नीचे आ रहा है तो दोस्तों क्या आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है दोस्तों, वो थोड़ी वीक है। तो उसको उसके लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो उसके लिए आपको दोस्तों क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, या फिर क्या करो, मॉक लगाना शुरू करो। जिससे क्या होगा, आपका थोड़ा जो स्कोर है वो दोस्तों इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और आपका जो CDP के अंदर जो स्कोर होगा वो इंक्रीज होगा दोस्तों, और आपका एग्जाम है जो पास हो जाएगा। तो CDP के साथ साथ आपके जो और भी दोस्तों टॉपिक हैं वो है तो दोस्तों जो CDP के साथ साथ जो आपके और भी टॉपिक हैं जो मतलब आपके एग्ज़ाम में आएंगे जो, तो आपको उनको भी पढ़ना है। जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो आई होप आप सभी की उनकी भी अच्छी तैयारी होगी दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।